दोस्तों नमस्कार। मुजफ्फरनगर एक बार फिर सुर्खियों में है और अगर हम देखें अतीत के पन्ने पलटें तो 2013 के बाद से अब ये 2025 चल रहा है, लगातार मुजफ्फरनगर सुर्खियों में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, पावर सेंटर बना हुआ है उसका मुजफ्फरनगर। लगातार गन्ने की पॉलिटिक्स हो, उसके आंदोलनों की बात हो तो मुजफ्फरनगर और सिसोली का जिक्र आता है। 2013 के दंगे के बाद पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा मुजफ्फरनगर और लगातार पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की हवा बदलने में भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आज जिस तरह से टिकैत बंधुओं ने शक्ति प्रदर्शन किया कल की घटना के बाद, कल का घटनाक्रम हम आपको बता दें। कल एक जन आक्रोश रैली कहें, प्रदर्शन कहें तमाम हिंदूवादी संगठनों का, या यूं कहें कि बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों का, बीजेपी से जुड़े हुए संगठनों का, बीजेपी की विचारधारा के संगठनों का एक प्रदर्शन था कल। और जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना के विरोध में वहां बंद किया गया, प्रदर्शन हुआ। और उस प्रदर्शन में राकेश टिकैत, किसानों के नेता, वो कुछ देर के लिए पहुंचते हैं और इसी बीच में एक वीडियो वायरल होता है। चूंकि हम वहां मौके पे मौजूद नहीं थे, हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वो वीडियो के आधार पे दे रहे हैं। और जो समाचार पत्रों में आज प्रकाशित हुआ उसमें ये कहा गया कि साहब उस वहां धक्का मुक्की हुई, हुटिंग हुई टिकैत साहब की, राकेश टिकैत जी की। और उस हुटिंग और उस धक्का मुक्की में उनके सर से पगड़ी उतर गई, जिसको पीछे खड़े हुए एक उनके समर्थक ने अपने हाथों में पकड़ लिया, जमीन पे नहीं गिरने दिया। क्योंकि किसान के लिए, किसान जातियों के लिए, किसान परिवेश से आने वाले लोगों के लिए पगड़ी का एक विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में पगड़ी की एक विशेष भूमिका है, विशेष अहमियत है, विशेष सम्मान है। तो उस पगड़ी को वहां खड़े हुए एक समर्थक ने तुरंत अपने हाथों में ले लिया, जमीन पे नहीं गिरने दिया। फिर टिकैत साहब के सिर पे रखा। खबरें तो ये भी चली कि टिकैत साहब के सिर में लाठियां मारी गई, पगड़ी उतार ली गई उनके सिर से, लेकिन वीडियो में कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और पुलिस ने भी ये प्रेस रिलीज जारी करके बकायदा इसका खंडन किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वीडियो में भी ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं दी राजेश भाई साहब की कोई लाठियां मार रहा है उनके सिर में या किसी ने पगड़ी उतार ली उनके सिर से। वहां धक्का मुक्की होती है, हुटिंग दिखाई देती है और उसमें वो पगड़ी उनके सर से फिसलती है। टिकैत साहब थोड़ा उनका बैलेंस बिगड़ता है जब धक्का मुक्की होती है, तो उसी में वो पीछे खिसक जाती है पगड़ी। एक आदमी वहां खड़ा है जो उसको पकड़ लेता है, फिर उनके सिर पर रखता है। राकेश टिकैत ये जो पगड़ी बांधे हुए हैं जिसका रंग केसरिया है, भगत सिंह केसरिया रंग की पगड़ी बांधते थे आमतौर पर। और ये किसान आंदोलन के बाद खास तौर पर राकेश टिकैत ने इस पगड़ी को अपने सर पर सहेजा। चूंकि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब हरियाणा के किसानों ने बड़ी लंबी लंबी पगड़ी की सेवाएं शुरू की और पगड़ी टिकैत साहब को भी पहनाई, तब से वो इसको लगातार पहने हुए हैं। और कल की घटना के विरोध में एक जो है किसान स्वाभिमान, पगड़ी स्वाभिमान, पगड़ी सम्मान सभा आज हुई वहां पर मुजफ्फरनगर में। बड़ी संख्या में किसान आसपास के जिलों से भी, मुजफ्फरनगर के गांवों से भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, कारों में, पूरे काफिलों के साथ आसपास के जिलों के टोल बैरियर्स को तोड़ते हुए वहां पर पहुंचे। भीड़ इकट्ठा हुई जीआईसी में मुजफ्फरनगर के। और चौधरी नरेश टिकैत ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये साफ तौर पे कह दिया कि वो किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने और उन्होंने ये कहा लेकिन पगड़ी को हाथ लगाना ये बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कल ये भी कहा था कि अगर हम ये जो पगड़ी है, चूंकि वो बालियान खाप के चौधरी हैं और 84 गांव बालियान खाप के हैं, बालियान खाप के चौधरी होने के नाते उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो पगड़ी मेरे सिर पर है, अगर मैं इसका सम्मान बरकरार नहीं रख सकता तो मैं आप सबके सामने इसको वहां पर रख दूंगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं चौधरी साहब, हम सब आपके साथ हैं, आपके लिए जान देने को तैयार हैं। और आज ये वहां भीड़ जमा होती है, इस जनसैलाब के बीच में चौधरी राकेश नरेश टिकैत भाषण देते हैं। वो छोटा भाषण देते हैं, रणसिंगा गूंजता है। रणसिंगा खाप पंचायतों के आंदोलनों की, किसान आंदोलनों की पहचान है राजेश भाई साहब। और रणसिंगा बीच बीच में गूंजता है, वो दिखाई देता है विजुअल्स में। अखबारों में कल खबरें छपेंगी तो उसमें भी प्रमुखता से दिखाई देगा। किसान आंदोलनों की शान रहा है रणसिंगा और हुक्का।
तो कुल मिलाकर के ये मैसेज उन्होंने दिया कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम इसके जो पॉलिटिकल राजनीतिक निहितार्थ हैं, इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह के राजनीतिक प्रभाव इस आज की सभा के कल जो घटना हुई उसके और उसके बाद आज की जो बड़ी विशाल जनसभा हुई उसके क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत पर, किस तरह के समीकरण बदलेंगे। राजेश भाई साहब, आप देख रहे थे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई नहीं दिए, खास तौर पर संजीव बालियान पर सबकी निगाहें लगी थी। डॉक्टर संजीव बालियान जब 2019 का चुनाव जीते, जिस वक्त दूसरा चुनाव उनका था, 2014 में वो वहां से एमपी चुने गए पहली बार, 13 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही दूसरी बार चुनाव लड़े। चौधरी अजीत सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वहां पर पहुंच गए और चौधरी अजीत सिंह उस चुनाव को हारे थे। तब टिकैत बंधुओं पे भी आरोप लगा था कि उन्होंने संजीव बालियान को सपोर्ट किया। बाद में एक बार राकेश टिकैत ने इस बात को स्वीकार भी किया। तो उस समय चौधरी अजीत सिंह वो चुनाव हार गए थे और पिछला चुनाव जो है वो संजीव बालियान हार गए 2024 वाला, उसमें हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वो वहां से एमपी चुने गए। तो डॉक्टर संजीव बालियान वहां नहीं पहुंचे, हरेंद्र मलिक वहां दिखाई दिए। राजपाल बालियान जो बुढ़ाना के एमएलए हैं आरएलडी के, वो वहां पे थे। खतौली के एमएलए आरएलडी के मदन भैया वो वहां पे दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इससे क्यों दूरी बनाई? डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों हम अगर कुछ सालों की बात करें तो कुछ सालों में ऐसा देखने को आया है कि हम क्या हैं इसकी कोई बात नहीं, दूसरे को हम लोग राष्ट्रभक्ति का बहुत ज्ञान देते हैं। इस सरकार में हम लोग देख रहे हैं लगातार कि अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि जैसे देश के दुश्मन हो। और ऐसी अमूमन स्थिति कल प्रकरण हुआ मुजफ्फरनगर में, ये एकदम बिल्कुल उसका नतीजा है। आप देखिए, हम लगातार देख रहे हैं, एक राकेश टिकैत नहीं, ऐसे बहुत सारे और पॉलिटिकल लोग भी हैं देश में जिनको कुछ लोग हैं जो लगातार ट्रोल करते हैं। हम क्या कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं, लेकिन कोई दूसरा सवाल खड़ा ना कर दे। दरअसल कल की जो घटना है, थोड़ा सा हम बता दें कि कल की घटना के पीछे ये तर्क दिया जा रहा था कि कल की घटना इसलिए हुई कि गुस्सा था राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के प्रति उन बयानों को लेकर के जो उन्होंने पानी को लेकर के दिए थे। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा था कि भाई पानी तो सबका होता है। वैसे भी हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लोग हैं, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जल जंगल जमीन पर सब हर जीव का हक है। नहीं, आप बताओ ना फिर, अगर किसी दूसरे ने सवाल खड़े किए तो हमने क्या किया? घटना तो 22 अप्रैल की है। पुलगांव में जिस तरह 26 निहत्थे लोगों को मार दिया गया, बॉर्डर से कुछ चंद लोग आते हैं और हमारी सुरक्षा को सेंधते हुए वहां आते हैं और उस जगह जो हमारे टूरिस्ट होते हैं निहत्थे, उन पर वार करके चले जाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात होती है। क्या बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है या जो जिस तरह की घटना हुई है उससे पहले निपटना बहुत महत्वपूर्ण है? ये तो सवाल देश का कोई भी नागरिक खड़ा कर सकता है। अगर देश के किसी भी नागरिक को वोट देने का अधिकार है, उसके वोट से सरकार बनती और गिरती है, तो उसे ये भी तो सवाल करने का अधिकार है कि भाई देश में क्या चल रहा है। राकेश टिकैत को तो इसलिए ट्रोल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि भाई ये जो सब घटना होती है इसका लाभ कैसा होता है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे मुंह से निकल गया होगा, पर मैं पहले राष्ट्रभक्त हूँ, पहले राष्ट्र के लिए हूँ। और ये भी बात कही कि जिस तरह हम लोग मूवमेंट में हमारे ट्रैक्टर जाते हैं, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमारी जरूरत है तो हजारों ट्रैक्टर हम भी लेके चलेंगे किसानों को। हमारी अपनी फौज है किसानों की, क्योंकि सबसे ज्यादा देशभक्त किसान है, वो अन्नदाता भी है, पूरे देश को अन्न खिलाता है। तो इन सब के ये जो कल पूरा बवाल हुआ, बवाल की वजह नहीं थी, बवाल की वजह सिर्फ ये थी कि राकेश टिकैत ने ऐसा क्यों कह दिया। आप ये बताओ कि अगर जन आक्रोश रैली है और राकेश टिकैत वहां जा रहे हैं तो राकेश टिकैत समर्थन के लिए तो गए होंगे। इसका क्या मतलब था कि आप वहां जाकर हु कर दोगे और हु करोगे। एक मैं देखा वीडियो में, एक माफी मांग रहा है थाने में, एक सौरभ वर्मा नाम का आदमी है दिल्ली का, वो ये माफी मांग रहा है कि मुझसे गलती होगी। और जब ये वहां पूरा हंगामा चल रहा है तो मैं राष्ट्रभक्ति में सराबोर था और ये सब शूटिंग चल रही थी कि भाई राकेश टिकैत जी ने जो है ऐसे ऐसा कह दिया। तो मेरे हाथ लगा, मेरे हाथ से उनकी पगड़ी गिर गई। मैंने फिर पगड़ी रखी भी, मैं राकेश टिकैत जी से माफी मांगता हूँ, मैं उनका फॉलोअर भी हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उस समय मुझसे गलती होगी। ऐसा एक लड़का है सौरभ वर्मा, उसकी वीडियो वायरल हुई तो थाने में उसने ऐसी बात कही। डॉक्टर साहब, सवाल पर इस बात का सवाल ये है, आज वहाँ रैली हुई, कल जितने जो पूरी ताकत दिखाई, पूरी भाजपा हिंदू संगठन ने जो ताकत दिखाई कल मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली में, उससे 10 गुने आज वहाँ भीड़ थी और छेड़ने पर भीड़ होगी उनकी पगड़ी का हाथ लगाने पे। तो हमारा इस बात, और चलो गिर भी गई कोई बात ना, हमने पगड़ी गिर गई, तुमने अपमान कर दिया तो माफी कल भी मांग सकते थे।
कल से लगातार इतना आक्रोश है किसानों में, लगातार वो चल रहा है, किसी एक नेता का बयान नहीं आया कि हाँ गलती होगी, या जिस भी अराजक तत्व ने ये करने का प्रयास किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा बयान तो नहीं आया। और जहां तक आज हम जब मंच पर देख रहे थे तो मंच पे कैराना की सांसद इकरा हसन थी, बोली भी वो, उसने कहा भी कि भाई सरकार इस तरह का राष्ट्रवाद की एक अलग कखेरा लिख रही है कि कौन लोग राष्ट्रवादी हैं और कौन देशद्रोही है। इस पर बात भी की। सरदना के अतुल प्रधान भी वहां थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। बहुत सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, हरिंदर मलिक जो सांसद है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि हमने एक दौर भी देखा 2014 के आसपास का, 14 से लेकर 19 तक दौर देखा कि अगर इतनी सी बात कोई सिसोली में होगी तो सबसे पहले पहुंचने वाले वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2 बार सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान होते थे। लेकिन कल से हमने ना तो कोई सोशल मीडिया पे डॉक्टर संजीव बालियान को कोई बयान सुना कि भाई अपमान क्यों कर दिया। राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे देश भर में घूमते हैं, और बुढ़ाना के पूर्व विधायक रहे उमेश मलिक, मैंने उन्हें वहां नहीं देखा। जबकि ये सब ऐसे लोग थे कि अगर कुछ भी बात होती तो पहले सिसोली में जाके माथा टेकते थे। तो इसके पीछे हमें लग रहा है कि ये तो क्योंकि सवालिया निशान है भी कि अभी 24 घंटे नहीं हुए इस प्रकरण को लेकर, 24 घंटे अब रात तक होंगे, क्योंकि कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास घटना है, और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई बयान नहीं आया अभी तक। आज जिस तरह लोगों में आक्रोश था, जिस तरह किसान वहां जा रहे थे, वाकई में किसानों में ये आक्रोश था। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई नए नए हिंदू बने हैं और वो जो है एकदम गुस्से में है, अलग अलग तरह की गाथा लिख रहे हैं। अब वे सब लोग एक नया अध्याय तैयार कर रहे हैं कि भाई इस देश में राष्ट्रवादी कौन होगा, राष्ट्रद्रोही कौन होगा। अब हमें लगता है कि सवाल अगर सरकार से हम करते हैं तो सवाल करने का मतलब ही हम राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आगे। लोग इस तरह टोल करते हैं, इस तरह मतलब जैसे दुर्भावना देखते हैं, यानी देशभक्ति की नई परिभाषा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, तो राष्ट्र से सवाल करना होगा। डॉक्टर साहब 2013 से पहले हमने वो दौर देखा जब अन्ना हजारे दिल्ली में बैठे हुए धरने पे, और टोटल कांग्रेस को जिस तरह पूरी मीडिया कांग्रेस को लेकर पूरा सवाल करती थी, पूरा झकझोरती थी पूरे कांग्रेस को। हमें लग रहा है कांग्रेस की तो किसी नेता ने किसी हत्यापाई नहीं की, कांग्रेस के किसी नेता ने उस समय नहीं बताया कि ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोही है या ये राष्ट्रभक्त है। अब पिछले 10 सालों में ऐसी स्थिति पैदा होगी, आप अगर सवाल पूछ लोगे तो एकदम ऐसे टूट के पड़ेंगे बहुत सारे लोग जैसे वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो। अगर सवाल ये गलत है, अगर ये सवाल पूछना गलत है कि 22 अप्रैल को घटना हुई और 22 अप्रैल के बाद में अगर कोई ये कहे कि भाई पहलगांव में घटना कैसे हुई, और ये कोई सवाल पूछ रहा है कि 22 अप्रैल के बाद में बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारे वादे किए गए जनता से, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बिहार में कहा कि मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया, क्या हुआ बताइए। तो उन्होंने किस तरह से, ऐसा कौन सा एक्ट उन्होंने किया जिससे मिट्टी में मिल गया आतंकवाद, ये उनको बताना चाहिए। और ये सवाल जातीय जनगणना का आदेश करना था, क्या जो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री है, क्या वो समय मुफीद था? भाई आप आपसे पहले करते, आप एक बात भी कर सकते थे। आप एक वक्त कहते थे कि जातीय जनगणना की बात जब कांग्रेस करती थी तो आप कहते थे कि इससे देश के भीतर एकता छिन-भिन्न हो रही है, देश के भीतर गृह युद्ध के हालात बनते हैं, इससे लोग आपस में टकराते हैं, हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट में फैसला ले लिया और अश्विनी वैष्णव ऐसे वक्त में इसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं जब पहलगाम में पर्यटकों की हत्या होती है, जब पूरा देश निगाहें लगाए हुए हैं कि बिहार में जो स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री ने कि उसके बाद क्या होने जा रहा है, जब मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं वो प्रधानमंत्री के घर जाते हैं ऐसे वक्त में, तो लोग ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि शायद कोई स्टेप इसी को लेकर के लिया गया होगा। लेकिन ये चौंकाने वाली बात होती है कि ऐसे वक्त में भी वोटों के गणित पर ज्यादा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब टोटल जितना भी विपक्ष है, मैं देखता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं को सुनता हूं, तमाम विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ जो भी करना है हम सरकार के साथ हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक विपक्षी लोगों को एक साथ नहीं बिठाया गया, उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। सरकार तो उन्होंने चलाई है, ऐसे तो नहीं हुआ कि जो सरकार अब चल रही है ये सरकार कहीं अलग से चल रही है, संविधान तो वही है, उसी संवैधानिक दायरे में सरकार चल रही है। और हमें लगता है ये सवाल तो सरकार से आम आदमी को नहीं, हर आदमी को पूछना चाहिए। अगर हमारी वोट से सरकार बनती है तो हमें सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? और ये तो सवाल ही बनता है कि 22 अप्रैल के बाद में, 22 अप्रैल आज हम 3 मई में बात कर रहे हैं, 3 मई होगी 22 अप्रैल से, अभी तक ये सब कहने से क्या पीछे छूट जाएगा कि हमने सेना को खुली छूट दी थी? भाई सेना तो सरकार के आदेश पे तो काम करती है। हम मूल सवाल पे लौटते हैं। ये जो घटनाक्रम 2 दिन के भीतर मुजफ्फरनगर में हुआ, इसका वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स पर या 2027 के चुनाव की बात करें तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? तब तक किस तरह के इक्वेशंस इससे बनेंगे, बिगड़ेंगे? आज डॉक्टर साहब जिस तरह पंचायत में लोग बोले और लोगों की जिस तरह में संख्या उमड़ी, जो लोगों के बात करने का अंदाज था,
उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और ये जो ऐसे टर्न होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब एक आपके मन में क्या था कि कुछ चुनिंदा लोग आए और आप निशाने पे आप वोटिंग कर रहे हो, निशाने पे एक आदमी कि आप उसके मान सम्मान से, जो किसानों का मान सम्मान है, धक्का देने का प्रयास करते हो। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो आदमी माफी मांग रहा है, हो सकता है वो ना भी हो, पर मुझे लग रहा है कि पिछले 20-22 घंटों में ये सब भी वे लोग तय कर रहे हों कि भाई माफी कौन मांगेगा। कहीं कोई ऐसा आदमी ना हो जाए, पता चला कि यहाँ कुछ जाति दुश्मनी बन जाए या आपस में जातियों का, क्योंकि माफी मांगने वाला यहाँ का नहीं है मुजफ्फरनगर का, वो दिल्ली का है, दक्षिण दिल्ली का। तो दक्षिण दिल्ली का माफी मांग रहा है। अब सवाल ये भी है कि दक्षिण दिल्ली का यहाँ हो सकता है आ गया हो, रिश्तेदारी में आ गया हो, या कोई भाजपा कार्यकर्ता हो या हिंदू संगठन का हो, इसलिए उत्साह में आ गया हो। माफी मांगी है उसने, जो दिल्ली का, उसने बताया मूल रूप से कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये माफी भी 20 घंटे बाद मांगी है, वो उस समय भी सामने आ सकता था। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, उसी में ही जो है ये बात सामने आई, निकल गए। और भी कहना है कि और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब जिस तरह आज पूरा लोग वहां बोले और जिस तरह लोगों में सरकार को लेकर गुस्सा था, गुस्सा उस हर जितने भी वक्ता थे बोलने वाले, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे हरिंदर मलिक हो, चाहे बुढ़ाना के विधायक राजपाल बालियान हो, चाहे खतौली के विधायक मदन भैया हो, चाहे सदर के विधायक अतुल प्रधान हो, और चाहे खुद नरेश टिकैती हो, इन तमाम लोगों ने, ऐसा कोई वक्ता नहीं था जिसने पाकिस्तान का जिक्र ना किया हो, जिसने पहलगांव का जिक्र ना किया हो, जिसने ये ना कहा हो कि हम सरकार के साथ हैं, पहलगांव पे सरकार कार्रवाई करे। लेकिन अगर इस तरह दूसरे को टोल करोगे, दूसरों को आप जो है उन्हें देशद्रोही साबित करोगे, उनके साथ में अवैध व्यवहार करोगे, मुकदमे दर्ज करोगे, तो फिर आमना सामना होगा। इससे फिर देश की जो शांति है वो खतरे में पड़ेगी। बिल्कुल। और यूनिटी पे कहीं ना कहीं संकट के बादल होंगे जब इस देश में इस तरह से बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणियां होंगी। दरअसल ये जो ट्रोल आर्मी है, जो जिसको आईटी सेल कहते हैं राजनीतिक दलों की, इसकी शुरुआत 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने की थी। बड़े पैमाने पे उन्होंने इस आईटी सेल का इस्तेमाल किया, फिर बाकी दल भी करने लगे, और आज तो सारे राजनीतिक दल खुल के मैदान में तलवारें लेके आईटी सेल पे में उतरते हैं और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहते हैं। ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों की इन आईटी सेल्स ने पूरे समाज को बांटने का ठेका ले लिया है। वो किसी भी सही बात को भी हम बात करें, अगर नेवी के अफसर नरवाल की शहादत जो पहलगाम में हुई, उनकी पत्नी ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, आतंकी घटना है और इस आतंक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो जब ये स्टेटमेंट वो देती हैं तो पूरे देश भर में उनके खिलाफ अश्लील ट्रोल आर्मी जो है अश्लील कमेंट्स करती है उनकी पिक्चर के साथ, और बहुत भद्दे तरह से पेश किया जाता है। तो ये जो ट्रेंड है ये दरअसल समाज को बांट रहा है। जो भी नागरिक सरकार की या सत्ताधारी दल की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं होगा, डिसएग्री करता होगा, उसके बारे में इस तरह की इमेज क्रिएट करने का काम ट्रोल आर्मी आमतौर पे करती है। बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या कोई राजनीतिक दल, क्या कोई राजनेता राष्ट्र है, या राष्ट्र इस देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिंदा इंसान हैं। क्या राष्ट्र कोई भौगोलिक सीमाओं के दायरे में बसा हुआ क्षेत्र ही है, उसमें जिंदा इंसान नहीं है, जिंदा इंसानों की कोई अहमियत नहीं है, नागरिकों की कोई अहमियत नहीं है? ये सवाल आज बड़े हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप जरूर बताइएगा। राजनीतिक निहितार्थ इसके तलाशे जाएंगे, हम इस पे और भी डीप रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे कि ये जो घटनाक्रम 2 दिन के भीतर हुआ है राजनीतिक तौर पर, इससे किस राजनीतिक दल को किस तरह का नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जयंत चौधरी की मुश्किलें निश्चित तौर पर इसके बाद बड़ी होंगी। उनका कोई ट्वीट, उनका कोई फेसबुक पर कोई कमेंट इस घटना के बारे में हाल के 2 दिनों में दिखाई नहीं दिया है। उनके दल के जो 2 एमपी हैं बागपत और बिजनौर से, उनका भी कोई कमेंट नहीं आया। हालांकि उनके लोकल लीडर्स वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। राज्यपाल बालियान जो विधानमंडल दल के नेता भी हैं, आरएलडी के, बुढ़ाना के एमएलए हैं, खतौली संघ के एमएलए हैं, मदन भैया, वो वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर खड़े हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने इससे पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। जबकि आमतौर पर जब कई तनाव और टकराव होते हैं समाज में तो संवाद कौशल के जरिए, बातचीत के जरिए सुलह के रास्ते निकाले जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस घटनाक्रम में होता दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।